हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर आप एजम्पशन क्या क्या कंसीडर करेंगे कि गैस के पार्टिकल कैसे होने चाहिए, गैस के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कौन से फिज़िकल क्वांटिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहली अजम्पशन देखिएगा कि जो आपके सारे पार्टिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कंसीडर कर लेंगे। यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम यहाँ क्या कंसीडर कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स या फिर हम एटम कंसीडर कर सकते हैं। तो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और उनको हम यहाँ पर किससे इंडिकेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी मानी जाएगी, मॉलिक्यूल्स को आप स्फेरिकल शेप से इंडिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी हो मॉलिक्यूल्स की तो आप उनको डॉट्स से की बजाय आप वहाँ पर एक होलो छोटा सा होल बना देंगे, यानी कि स्फेरिकल शेप से इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट अजम्पशन, थर्ड अजम्पशन ये मानी गई है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं। इवन के जो सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स हैं वो मेन पोजीशन पे वाइब्रेशंस करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर हम गैस कंसिडर कर रहे हैं तो आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वेदर दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो ना के बराबर हैं, और इस वजह से वो पार्टिकल्स किस में है, रैंडम मोशन में। अगर फोर्सेस उन पर लग रही होती तो रैंडम मोशन में वहाँ पर उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो इट मीन्स ये कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ अजम्पशन हमने यहाँ पर ये कंसिडर की है, और हमने नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कंसिडर कर रखी है कि जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है और पार्टिकल्स ने जो जगह घेर रखी है वो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स द साइज ऑफ द पार्टिकल और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इज़ वेरी स्मॉल, बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज़ वेरी लार्ज। तो अब कंसिडर कर लीजिए कि एक होल है बहुत बड़ा और उसमें 2 या 3 बंदे खड़े हैं। तो आप जो उन खड़े हैं तो इट मीन्स स्पेस उन्होंने जो घेर रखा है, उनके फुट्स ने घेर रखा है, तो उनने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है पूरे होल के अंदर वो तो बहुत कम है, लेकिन जो आपका पूरा होल का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम यही थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि साइज़ जो है मॉलिक्यूल्स का बहुत स्मॉल है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशन है, अब देखिए रैंडम मोशन में है तो दूसरे पार्टिकल्स के साथ मॉलिक्यूल्स अंडर कोलिजन्स भी जाएंगे। तो कोलिजन हमने 3 तरह के पढ़ रखे हैं, इलास्टिक हैं, इन इलास्टिक हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स आपके गैस के हैं वो अंडर इलास्टिक कोलिजन्स जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या है, किन कोलिजन्स को आप इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं, ऐसे कोलिजन्स जिनका मोमेंटम कांस्टेंट रहे, इट मीन्स द इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, और टोटल एनर्जी आपकी क्या रहे, कंजर्व्ड। इट मीन्स द टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ऐसे कोलिजन्स को क्या कह दिया जाएगा, इलास्टिक कोलिजन्स कह दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अजम्पशन है कि मॉलिक्यूल्स अंडर कोलिजन्स हैं, तो एक के बाद एक टक्करें होती चली जाएंगी, कोलिजन्स होते जाएंगे। तो कंसीडर कीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है, उसने एक मॉलिक्यूल को कोलाइड किया, आगे की तरफ गया, दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड किया। तो 2 लगातार कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल कुछ स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, और इसी स्ट्रेट पाथ को हमने क्या नाम दे दिया है, दिस इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। इसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो अजम्पशन है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर वो इस तरह से नहीं है कि 100 पार्टिकल इकट्ठे हैं, फिर एक पार्टिकल आपका दूर है, फिर आपके 50 पार्टिकल इकट्ठे ग्रुप में हैं, फिर 2 पार्टिकल आपके दूर हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इन होमोजीनियस नहीं है। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैस पार्टिकल का वो आपके पास कैसा है, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पार्टिकल्स का नंबर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मान लीजिए 10 पार्टिकल हैं, तो अगले सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी वहाँ पर हमें 10 पार्टिकल ही मिलेंगे। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल्स इज़ कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट टेंस पार्ट है आपके पास, दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी स्पेस के अंदर। नेक्स्ट अजम्पशन ये है, जैसे ही आप काइनेटिक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, और पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस हैं। इट मीन्स अब अगर हम गैसेस को स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी 8 अजम्पशंस जो हैं वहाँ पर वो वर्क करेंगी। नेक्स्ट जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, कि एक कंटेनर के अंदर अगर हमारे पास गैस है तो वो गैस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर किन चीज़ों के ऊपर, गैस की कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, और अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, कंटेनर को भी क्यूबिकल कंसीडर कर लिया है। तो ABCDEFGH आपके पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी साइड्स की लेंथ आपके पास L है, और ये आपके पास x एक्सिस हो गया, C पॉइंट पर आप ओरिजिन मान लीजिए, ये आपकी y एक्सिस हो गई, और यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर ली, हमारी z एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसी गैस के कंसीडर कर रहे हैं जिसके हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है। तो क्या कंसीडर किया है हमने, n पार्टिकल्स और m मास ऑफ द ईच पार्टिकल, तो ये हमने कंसीडर किया है। अब देखिएगा 3 डायमेंशनल फिगर है, पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, लॉन्ग एक्स एक्सिस भी जाएगा, वाई भी जाएगा, जेड भी जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कोई पार्टिकल है आपके पास और वो मूव कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल में मूव करेगा वो, तो कंसीडर हम कर रहे हैं कि वो c1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो c1 वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके तीनों के तीनों डायमेंशंस होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि c1 वेलोसिटी से जो फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा है उसका अलोंग एक्स कंपोनेंट हो गया है u1, उसका जो y कंपोनेंट है उसको हम v1 कंसीडर कर रहे हैं, और उसका जो z कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको हमने इंडिकेट कर दिया है w1 से। तो पार्टिकल हमारे पास 1 तो थे नहीं, पार्टिकल तो हमारे पास n है, तो सेकंड पार्टिकल का क्या, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी हम c2 मान लेंगे, c2 वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसको u2 कंसीडर कर लेंगे, उसका जो y कंपोनेंट है उसको v2 कंसीडर कर लेंगे, और उसका जो z कंपोनेंट है उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, w1 कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली थर्ड पार्टिकल का क्या, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी c3, उसका x कंपोनेंट u3, उसका y कंपोनेंट v3, और आप जानते हैं z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसका w3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पर कुछ फिज़िकल क्वांटिटी सिग्निफाई कर दी हैं। अब देखिएगा पार्टिकल्स तो मोशन में हैं, अगर पार्टिकल मोशन में हैं तो पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल यहाँ पर ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं इन पर जाकर क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर कोलाइड करेंगे तो दे आर चेंजिंग देयर वेलोसिटी, कोलिजन से वेलोसिटी इंक्रीज भी कर जाती है, डिक्रीज भी कर जाती है। इफ़ देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स देयर इज़ चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आपका सेकंड न्यूटन्स लॉ जो कहता है वो ये कहता है देयर इज़ ए चेंज इन मोमेंटम ओनली व्हेन देयर इज़ सम फोर्स। तो इसका मतलब आपने क्या किया, वॉल्स को अगर मोमेंटम दे दिया तो इसका मतलब आप वॉल्स पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स आप लगा रहे हैं इन वॉल्स के ऊपर, जो आपको 6 वॉल्स नज़र आ रही हैं। आपके पास एक ABCD हो गई, एक इधर से उसके पैरेलल कौन सी हो गई, EFGH। तो सोचिएगा पार्टिकल ने टक्कर ABCD पे मार दी तो पार्टिकल की तो मोमेंटम में चेंज आ गया। तो पार्टिकल का जो मोमेंटम था वो गया कहाँ, मोमेंटम कहाँ चला गया, दीवार के पास चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया पार्टिकल ने दीवार के ऊपर क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। और आपके पास जो वॉल है उसका एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप निकाल देंगे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप क्या निकाल गए, प्रेशर निकाल गए। और यही हमारा एम है कि आज जो है हमें क्या निकालना है, आपके पार्टिकल्स जो हैं गैस के वो इन वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं वही हम निकालना यहाँ पर चाह रहे हैं। तो अब थोड़ी सी अजम्पशन कंसिडर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। हमने एक पार्टिकल से स्टार्टिंग की, और स्टार्टिंग भी क्या की, स्टार्टिंग ये की कि पार्टिकल जो है ना
आपका यहाँ से चला इस सरफेस से, तो पार्टिकल आपका इस सरफेस से चला और पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, आपका इस सरफेस तक पहुँच गया। तो सोचिएगा पार्टिकल जब आपका इस सरफेस से चला है और यहाँ तक पहुँच गया तो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया है L, हमने L साइड दिखा रखी है। तो अब पार्टिकल जब इस वॉल से यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, L मूव कर जाएगा। तो सोचिएगा ABCD से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की, दोबारा ABCD पे ही आ गया, तो आपके पास टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो गया, 2L हो गया। एंड लेट अस कंसीडर कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जो एक पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी पार्टिकल हमने की वेलोसिटी मान ली हमने C1। तो पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया 2L, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई C1, तो टाइम तो आप निकाल ही लेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वो टाइम आ जाएगा। तो देखिए टाइम की रिक्वायरमेंट थी ना यहाँ पे, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं मोमेंटम कितना चेंज हुआ इस टाइम में। तो सोचिए पार्टिकल यहाँ से चला, उसका मास जो था वो m था, और यहाँ से जब सीधा चला तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी थी u1। तो मोमेंटम कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम हो गया m × में u1। तो ये आपके पास इसका मोमेंटम आ गया। अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर आकर कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद पार्टिकल की डायरेक्शन ये हो गई मोशन की। अब पार्टिकल का यहाँ से कोलाइड करते ही मोमेंटम कितना हो गया, m × में -u1 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी जो पॉजिटिव थी अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम तो हम ये लेकर चलेंगे mu1, फाइनल मोमेंटम हम ये लेकर चलेंगे, और ये मोमेंटम कितना है हमारा -m × में u1। तो इसको देखिए मैथमेटिकली अभी हम थोड़ा सा इजी करके इसको सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम देखिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर ही चुकी कि जो पहला पार्टिकल है अलोंग x एक्सिस उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट u1 है, अलोंग y एक्सिस v1 है, अलोंग z एक्सिस w1 है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैसे दे देंगे, c1, और c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √u1² + v1² + w1²। सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, c2 की वैल्यू √u2² + v2² + w2²। सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, cn इज इक्वल टू √un² + vn² + wn²। अब यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया कि पार्टिकल जब लेफ़्ट साइड से चला था तो उसका मोमेंटम था m × u1, और जब राइट से चला लेफ़्ट की तरफ तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, -mu1। तो इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फाइनल ये रहा। चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो आपका -m × u1 था ना, तो माइनस में क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम। तो ये देखिए -2 टाइम्स ऑफ mu1 क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो हमने तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम देखना है, नेचर नहीं देखना कि लेफ़्ट टू राइट गया है या राइट टू लेफ़्ट गया। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 2mu1। तो हम यहाँ डायरेक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए -2mu1 को हमने किस में चेंज करवा दिया, 2mu1 में, बिकॉज वी ओनली वांट टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ योर मोमेंटम। यानी कि जो dp है ना उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, dp का ये नहीं देख रहे कि dp इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी और ए नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि आप जानते हैं dp अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनिशियल मोमेंटम कम होगा, फाइनल ज़्यादा होगा, और dp अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, dp नेगेटिव क्वांटिटी तभी होती है जब आपका फाइनल मोमेंटम कम हो और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम dp तो निकल गया ना, 2 टाइम्स ऑफ m × u1। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से राइट जाओगे L डिस्टेंस, राइट से लेफ़्ट आओगे L डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L। कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा था, चाहे वो लेफ़्ट से राइट गया हो चाहे राइट से लेफ़्ट गया हो, u1 से ही तो चल रहा था ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से मूव किया उसने, u1 से, तो दैट इज़ टाइम टेकन। ये इसी टाइम में आपका मोमेंटम कितना बदल गया, 2 टाइम्स ऑफ mu1। तो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमें दे जाएगा फोर्स। तो dp/dt की वैल्यू आपके पास ये आ गई 2m
U1 ये तो हो गया dp, और dt की वैल्यू कितनी थी 2L डिवाइडेड बाय U1, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब ये देखिए इसको हमने F1 से इंडिकेट कर दिया, क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसको F1 से क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? फर्स्ट पार्टिकल है, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल का भी ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? फोर्स का x कंपोनेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए मोशन तो आपने फर्स्ट पार्टिकल की अलोंग एक्स एक्सिस ही करवाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग करवाते आप मोशन तो m1 v1 स्क्वायर बाय एल आ जाता। अगर फर्स्ट पार्टिकल को अलोंग z एक्सिस मूव करवाते तो क्या आता? m w1 स्क्वायर बाय एल आ जाता। तो टोटल फोर्स कैसे देते आप फर्स्ट पार्टिकल की? आप देते F1 इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x, और यहाँ पर क्या कर देते m1 m u1 स्क्वेयर बाई एल प्लस m v1 स्क्वेयर बाई एल और प्लस m w1 स्क्वेयर बाई एल, दैट विल बी द टोटल फोर्स exerted by the first particle on all the three dimensions along x axis भी, y axis भी और z axis भी। तो ये वाली जो फोर्स की बात कर रहे हैं ना F1x, ये सिर्फ वो फोर्स है जो फर्स्ट पार्टिकल ने एक्स एक्सिस वाले सरफेसेस पर, एक्स एक्सिस वाली वॉल्स पे ही लगाई है। तो अभी हम वाई पे नहीं गए, हम एक्स की ही बात कर रहे हैं। तो अब देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर हो जाएगा तो ऊपर फोर्स निकाल चुके, नीचे एरिया से डिवाइड करवा दीजिए। एरिया क्या लेंगे? आपने सारा जो कंटेनर था वो क्यूबिकल कंसिडर किया था, सारी साइड्स एल मानी थी, तो स्क्वेयर एल स्क्वेयर क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर m u1 स्क्वेयर अपॉन एल फोर्स थी, एल स्क्वेयर से डिवाइड करवा दिया एरिया से, तो ये देखिए एल क्यूब आ गया ना। एल क्यूब तो क्या है? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो सारे पार्टिकल्स लगाएंगे ना, तो टोटल प्रेशर सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वॉल्स देखना, EFGH और ABCD, उन वॉल्स के ऊपर देखना सिर्फ प्रेशर। तो उन वॉल्स के ऊपर देखोगे प्रेशर तो अलोंग एक्स एक्सिस वाला प्रेशर होगा, तो एक्स एक्सिस वाला प्रेशर होगा तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं F1x यानी कि फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस ड्यू टू द फर्स्ट पार्टिकल, F2x फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द सेकेंड पार्टिकल बाय द सेकेंड पार्टिकल, और nth पार्टिकल ने एक्स एक्सिस पर फोर्स कितनी लगा दी? Fnx लगा दी। अब F इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए फोर्सेस की, और फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं m u1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल थी, और m एल डिवाइडेड बाय एल को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बच जाएगा? u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर अप टू un स्क्वेयर। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखिएगा, ये जो लास्ट की इक्वेशन हम कह रहे हैं, ये क्या कह दिया हमने? इसको px कह दिया। ये बता रहा है n पार्टिकल हैं, n पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं? px लगा रहे हैं, और इन वॉल्स की जो डायमेंशंस साइड हैं वो कितने यूनिट की हैं? वो L यूनिट है, तो वो मीटर है, सेंटीमीटर है, उसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बस L कंसिडर कर लीजिए कि L जो है डायमेंशंस हैं आपके ट्यूब की, जो कंटेनर आप लेकर चले हैं। तो आपने अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लिया प्रेशर, तो क्या आप अलोंग वाई एक्सिस ऊपर नीचे वाली वॉल्स के ऊपर भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपके अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी थी? u1 u2। अलोंग वाई एक्सिस क्या कंसिडर की थी? v1 v2। तो अलोंग वाई एक्सिस प्रेशर हो गया m अपॉन एल क्यूब v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर अपॉन vn स्क्वेयर। तो क्या दो ही डायमेंशंस में पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई के? z का क्या? तो z के लिए अगर आप करते तो क्या करते? यहाँ पे सिर्फ इसको v1 को रिप्लेस करवा देते w1 से, v2 को रिप्लेस करवा देते w2 से, क्योंकि w1 w2 wn क्या थी? वेलोसिटी कंपोनेंट थे फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल और nth पार्टिकल के अलोंग z एक्सिस। तो आप देखिए आपने तीनों वॉल्स पर तीनों डायरेक्शंस में प्रेशर पता कर लिया, अलोंग एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो अब प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पास्कल लॉ यही कहता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा प्रेशर। तो आप 6 दीवारें हैं ना, 6 दीवारों पर अगर आप प्रेशर देखेंगे ना, सेम प्रेशर, गैस विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल द 3 डायमेंशंस। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz, और इन तीनों को अलग अलग दिखाने के बजाय आप एक कॉमन जनरल नोटेशन दे दो ना, इसको p कह दो प्रेशर। तो आप देखें इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ px प्लस py प्लस pz, तो आपके पास टोटल
P निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/3 करना पड़ेगा ना। रख के देखो, PX को P रखो, PY को भी P रखो, PZ को भी P रखो, तो ये तो तब 3P हो गया। 3P को P के इक्वल करना तो 1/3 करना पड़ेगा। तो आप इसी वजह से P इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो आप क्या कहेंगे, सारे एक्सिस पे जो प्रेशर लग रहा है उसका 1/3 कर दीजिए। अब PX की वैल्यू रखिएगा। PX की वैल्यू कितनी थी, m डिवाइडेड बाय L क्यूब, U1 का स्क्वायर प्लस में U2 का स्क्वायर प्लस में UN का स्क्वायर, U जाता जाएगा। PY के लिए क्या किया था, U1 को V1 से रिप्लेस कर दिया, U2 को V2 से। तो क्या कुछ इसी तरह से नहीं आ जाएंगे आपके पास कि P इज़ इक्वल टू m/3L क्यूब, और ये आपका आपने इकट्ठा कर लिया। PX में से U1 निकाल लिया, PY में से V1 निकाल लिया, और PZ में से W1 निकाल लिया। और आप जो है सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, U2, V2 और W2। तो देखिए U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर, इसको तो हमने C स्क्वायर से रिप्रेजेंट, C1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया था, इसको आप C1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर देंगे। तो ये आपके पास टोटल पार्टिकल कितने थे, टोटल पार्टिकल हमने n माने थे। तो n पार्टिकल अगर हमने कंसिडर किए हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई और नीचे n से डिवाइड कर देंगे। तब ये देखिए कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपके पास m एक पार्टिकल का मास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n थे, तो टोटल मास कैपिटल M रिप्रेजेंट हो जाएगा। L का क्यूब क्या है आपका, वॉल्यूम बन जाएगा। इधर देखिए ये जो नोटेशन है पूरी की पूरी, ये जो आपका पूरा ब्रैकेट आया हुआ है C वाला, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करवा दिया, इसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया है यहाँ पर C स्क्वायर से। तो C स्क्वायर देखिए C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर आ गया है डिवाइडेड बाय n। और इसको आप अगर थोड़ा नाम देना चाहें तो ये क्वांटिटी जो है ऑलरेडी आप कई जगह पढ़ चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर आपने बहुत जगह पढ़ा है। तो अब ये देखिए कैसे हो गया रूट मीन स्क्वायर, C की वैल्यू निकालिएगा। तो मैं अगर यहाँ से C स्क्वायर को हटा दूँ तो ये देखिए हो गया ना रूट हो गया। उसके बाद मीन नंबर ऑफ टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर हर एक वेलोसिटी का आपने क्या किया, स्क्वायर। तो ये जो C लिखा है ना, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई आपकी। तो क्यों दिया गया इसको नाम, VCRMS लिख देते हो, क्यों दिया इसको ये नाम, रूट, ये देखिए रूट है। मीन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, मीन में यही तो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या करवा देते हैं हम, डिवाइड। तो देखिए n से डिवाइड करवा रखा है, तो रूट भी हो गया, मीन भी हो गया, स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर करके ऐड करवा रखी है ना सारी वेलोसिटीज़। तो हमारा देखिए प्रेशर P इज़ इक्वल टू 1/3 m इंटू n, कैपिटल M हो जाएगा, L का क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, और ये पूरी क्वांटिटी क्या रख दी जाएगी, C स्क्वायर रख दी जाएगी, यानी कि स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया। और ये देखिए m/v दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गई आपकी, डेंसिटी। तो प्रेशर इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ले रहे हो तुम, मास डेंसिटी है, ये पार्टिकल डेंसिटी नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो बेटा ये मास डेंसिटी है। और अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होता ना तो इसको नंबर डेंसिटी कह देते, और इनटू में क्या हो गया, C का स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नेम द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस डिपेंड्स, तो कौन कौन से बताओगे, आप कह दोगे पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड करवाइए, मास डेंसिटी पे। और अगर आपने मास डेंसिटी लिख दिया तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, टोटल मास ऑफ द गैस, या फिर टोटल मास कैपिटल M की जगह आप ये भी तो लिख सकते हो कि स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। भाई जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा मास होगा गैस का। और उसके बाद आपने ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, आप ये देखिए हर एक के लिए M की वैल्यू चेंज हो गई ना। तो अगर M की वैल्यू चेंज होगी तो कैपिटल M भी चेंज हो जाएगा। तो आपने लाइट गैस पार्टिकल्स लिए हैं, हैवी गैस पार्टिकल लिए हैं, इस पर भी तो प्रेशर डिपेंड कर गया। तो आपने अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए तो M की वैल्यू स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो प्रेशर तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉल्स के ऊपर कम प्रेशर लगाएगी और ऑक्सीजन बॉल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। उसके बाद थोड़ा सा गैसेस पर, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस आपके पास हैं, तो परफेक्ट गैस पे देखिए कैसे काम करवाएंगे इस इक्वेशन को हम। हमारे पास अभी रिलेशन आया था P इज़ इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वेयर, तो C की वैल्यू निकालिए। C इज़ इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय रो।
ये रो है आपका मास डेंसिटी है, तो इसको थोड़ा सा तिरछा दिखा दीजिएगा। PV इज इक्वल टू क्या है, RT अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस। और अगर आपने 1 मोल गैस कंसीडर कर रखी है तो रखिए, रो की जगह क्या रख देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए रो की जगह रख दिया ना हमने M/V, मास पर यूनिट वॉल्यूम। PV आ गया ऊपर आपके पास, PV की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, RT पुट कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू √3RT/m। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालिए, और ये गैस का मास है, ये टेम्परेचर है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको कैपिटल R भी दे रखा है, तो आसान सा फॉर्मूला है, घबराइए मत। आपको T टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको दिया जाएगा और आपको ये बताया ही जाएगा कि कितने पार्टिकल लिए हैं और एक पार्टिकल का मास कितना है। तो कैपिटल M निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल M निकालने के लिए आपको पूरा टोटल मास निकालना है गैस का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एक पार्टिकल के मास को करवा दीजिएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना चाहते हैं प्रेशर के साथ। देखिए बड़ी बढ़िया बात है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़ोर से तो जाकर टक्कर मारेगा ना पार्टिकल दीवार के ऊपर, और जितनी ज़ोर से टक्कर मारेगा उतना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और फोर्स जितनी ज़्यादा पर यूनिट एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या लग जाएगी, प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास वैसे क्या होता है, E इज़ इक्वल टू ½ वेलोसिटी यहाँ C से इंडिकेट कर रखी है तो C² कह दो। तो सोचो थोड़ा सा, E इज़ इक्वल टू ½ लेकिन यहाँ रो कर दिया हमने, M को V से डिवाइड करवा दो ना। तो एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड जो रिप्रेजेंट की है ना हमने कैपिटल E से, वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका मतलब ये जो आप E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपका क्या है, दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो रखिए ज़रा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ डिवाइडेड बाय V तो वॉल्यूम है, तो M/V तो रो बन गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर यूनिट वॉल्यूम यही तो आ गया, 1/2 रो C²। प्रेशर का फॉर्मूला भी आपने निकाला है, P इज़ इक्वल टू 1/3 रो C²। तो आप देखिए P की वैल्यू P/E कीजिए, P/E करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इट मीन्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। और अगर आपको E की वैल्यू दे दी जाए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया जाए, तो आप प्रेशर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो आपकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से भी आ सकती है। इफ़ यू नो द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनडायरेक्टली यू नो द प्रेशर, बस उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका प्रेशर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर बच्चे को किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं आपकी कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा।